हेलो एवरीवन। तो स्वागत है भाई आपका मेरी इस अगली वीडियो में। आई होप भाई आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के लोक नृत्य। तो भाई ऐसा कहा जाता है कि नृत्य सभी कलाओं की जननी, संसार के सभी लोक नृत्य के विषय में समान है। तो देखो भाई क्या क्या हम नृत्य किस किस चीज में करते हैं, जैसे हमारे ऋतुओं में, त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान, कटाई व शिकार आदि का चित्रित करते हैं हम नृत्य करके, ठीक है। खुशी के अवसर पर करते हैं। फिर उसके बाद आता है शुद्ध से प्राप्त एक टेराकोटा, जो बैलगाड़ी में नृत्य करने वाली एक पार्टी का चित्रित करता है। जो शुद्ध से प्राप्त एक टेराकोटा मिला है ना, वो जो बैलगाड़ी है उसमें जो नृत्य कर रहे हैं ना लोग, उनका चित्र प्रस्तुत करता है। और यह दर्शाता है कि कला को दूसरी शताब्दी में पेशेवर बनाया गया था, ठीक है भाई। और नृत्य कला पर जातकों का भी प्रकाश डाला गया था और इस 64 कलाओं की सूची में शामिल किया गया था। युद्ध के समय में हरियाणा नृत्य की ख्याति उज्जैन तक पहुंच गई थी। माना जाता है कि भाई जो युद्ध काल था ना, उसमें हरियाणा की जो नृत्य शैली थी वो बहुत प्रचलित हो गई थी। और हरियाणवी लोक नृत्य को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। हरियाणवी जो लोक नृत्य हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो सामाजिक नृत्य और दूसरा कौन सा है, दूसरा है सांस्कृतिक नृत्य। तो देखो रासलीला क्या होता है। फरीदाबाद जिले के ब्रिज क्षेत्र में रहने वाले लोगों का यह नृत्य आम है। जो फरीदाबाद जिले के जो ब्रिज क्षेत्र में जो लोग रहते हैं ना, उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, भगवान विष्णु के कई अवतारों में से श्री कृष्ण का अवतार सर्वोच्च है। तो भाई जो भगवान विष्णु ने बहुत सारे अवतार लिए, लेकिन जो श्री कृष्ण का अवतार है ना, वो सबसे मेन है। यहाँ की गोपियाँ एक एक करके अपना सब कुछ भगवान कृष्ण के कदमों में रख देती हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण के चारों ओर व्रत बनाकर नृत्य करती हैं। तो भाई जो ये फरीदाबाद में होता है, और एक एक करके है ना जो गोपियाँ बनती है, वो सब कुछ अपना भगवान कृष्ण के चरणों में रख देती हैं और उसके सामने नृत्य करने लगती हैं वृत्ताकार में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, इस नृत्य में गोपियों के कंगन, पायल और घंटियां एक साथ लय में बजते हैं। वे लय लय में वे अपने शरीर को हिलाती हैं। भाई मतलब सारी चीजें जो होती है ना, वह बिल्कुल अच्छे तरीके से होती हैं, जैसे स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं ना, वैसे होता है सब कुछ। फिर आता है फाग नृत्य। फाग नृत्य क्या होता है, यह मौसमी नृत्य है। क्या है भाई, फाग नृत्य मौसमी नृत्य है और इसके माध्यम से किसान अपनी खुशी प्रकट करता है। और फरवरी मार्च जो फागुन है महीने के दौरान उन्हें बवाई व कटाई के लिए थोड़ा समय मिल जाता है। भाई देखो फाग नृत्य कब होता है, जब हम फसलों की कटाई और बुआई करते हैं उस टाइम पे होता है। और उस टाइम पे किसान जो होता है वो अपनी खुशी प्रकट करता है इस नृत्य को करके। फिर आता है लूर नृत्य। आपसे पूछ लेना कि लूर का मतलब क्या होता है। लूर का मतलब ही लड़की होता है, ठीक है। पेपर में आता है कि लूर का मतलब क्या होता है। लूर क्या है, यह हरियाणा के राजस्थान के सटे क्षेत्रों में होता है और अन्य नृत्यों की तरह भी है, भी रात में किया जाता है। जो लूर नृत्य है भाई वो कब किया जाता है, रात में किया जाता है। और इस नृत्य में सभी लड़कियां ही भाग लेती है। देखो लूर नृत्य में ओनली लेडीज, लड़कियां ही भाग लेती हैं। और दादरी क्षेत्र में जो लूर शब्द लड़कियों के लिए प्रयोग किया जाता है, जो हमारा दादरी क्षेत्र है ना भाई, यहाँ पे जो लूर शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, लड़कियों के लिए किया जाता है। और इसमें नर्तक दो पंक्तियां बनाकर एक दूसरे का हाथ पकड़ कर खड़े होते हैं। दो पंक्तियां बना लेते हैं भाई और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, और ये दोनों पंक्तियां एक दूसरे के विरोधी के रूप में ताने कसते हैं। प्रतिभाशाली पक्ष उस प्रतियोगिता को जीत ले एक दूसरे पर भाई ताने मारते हैं इस नृत्य में, और बाद में जो जीत जाता है उसको इनाम मिलता है। फिर आता है डफ नृत्य। डफ नृत्य क्या होता है, यह भी एक मौसमी नृत्य है। डफ नृत्य कौन सा भाई, मौसमी नृत्य है, फसल व वसंत से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें भी किसान अपनी जो खुशी है उसको दर्शाता है और इसमें महिला व पुरुष अलग अलग भाग लेते हैं। चौथी शताब्दी में रोहतक के ढोलक व रागनी उत्तर भारत में प्रचलित थी, ठीक है। जब चौथी शताब्दी थी तो जो हरियाणा के जो रोहतक है उसके जो ढोलक और जो रागनी थी वो यहाँ प्रचलित थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है धमाल। धमाल नृत्य देखो भाई, धमाल नृत्य क्या है, यह नृत्य महाभारत के समय से है। जो धमाल है ना वो बहुत पुराना नृत्य माना जाता है और इसका उद्भव माना जाता है कि भाई जब महाभारत थी ना तब से है इसका उदय। ये कहाँ कहाँ किया जाता है, ये किया जाता है रेवाड़ी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ के अहीरों के बीच लोकप्रिय है। और यह नृत्य फाल्गुन की चांदनी रात में किया जाता है। कब किया जाता है भाई, जो फाल्गुन होता है उसकी चांदनी रात में किया जाता है। और कुछ समय जीवन
की चिंता से मुक्ति नर्तक एवं एक खुली जगह में इकट्ठा होकर एक घेरा बनाते हैं। खुली जगह में इकट्ठा होकर भाई घेरा बना लेते हैं, तब करते हैं इसको और वे धमाल की आवाज़ में शुरू करते हैं। और इसे 15 से 20 नर्तक भाग लेते हैं। इसमें प्राचीन वाद्य यंत्र जैसे क्या कौन कौन से यंत्र यूज होते हैं भाई, ढोलक, सारंगी, ये सब यूज होते हैं। और पौराणिक कथा के अनुसार जो नृत्य में द्रौपदी व कीचक की कहानी को दर्शाया गया है। भाई इस नृत्य में कौन सी कहानी को दर्शाया गया है, अगर आपको पूछ ले तो द्रौपदी और कीचक की। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है गुगा नृत्य। गुगा नृत्य क्या होता है भाई, हरियाणा व राजस्थान में गुगा पीर को पूजा जाता है और हिंदू व मुस्लिम सभी इसकी पूजा करते हैं। और गुगा नवमी के दिन से लगभग एक सप्ताह पहले जुलूस निकलता है। देखो भाई, अगर किसी के यहाँ गुगा पीर को पूजते हैं तो वो उनको पता होगा कि कैसे मनाते हैं। भक्त है ना, खुद को जंजीरों से पीटते हैं इसमें और छड़ी उठाए होते हैं बहुत लंबी सी, व 5 भगत नृत्य करते हैं और अपने वाद्य यंत्र जैसे ढोलक, डेरू, मंजीरा, चिमटा आदि अपने साथ रखते हैं। और जो ये नृत्य होता है ना, ये भादो महीने में किया जाता है। ठीक है भाई, पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है ये, याद रखना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है झूमर नृत्य। झूमर नृत्य क्या होता है भाई, इस नृत्य का नाम विवाहित महिला द्वारा पहने जाने वाले बालों के आभूषण पर रखा गया है। जो भाई लेडीज पहनती है ना आभूषण अपने गले में, तो उसके नाम पर इसका नाम किया गया है। और यह नृत्य महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। और महिलाएं एक वर्ताकार आकृति में खड़ी हो जाती हैं, वो ढोलक थाली की आवाज़ पर नृत्य करती हैं। ठीक है, ढोलक बजा दिया, थाली बजा दी, इस पर नृत्य करती हैं। और सभी नृत्यांगनाएं रंग बिरंगे कपड़े पहनती हैं और यह नृत्य कई घंटों तक चलता है। यह नृत्य पंजाबी गिद्धा से मिलता है। ठीक है, इससे मिलता है भाई, ये नृत्य आपसे पूछ ले तो पंजाबी जो नृत्य है ना गिद्धा, उससे मिलता है। अब नोट में देखो, लूर नृत्य सुखद वसंत के मौसम में के आगमन और इसके साथ साथ खेतों में रबी फसलों की बुआई का प्रतीक है। क्या है भाई, जो लूर नृत्य है वो बसंत ऋतु आती है ना, उसका आगमन करता है और खेतों में जो रबी की फसल होती है ना, उसकी बुआई का प्रतीक है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है घूमर। घूमर क्या होता है, ये एक राजस्थानी नृत्य है जो कि जैसे लोहारू, चरखी दादरी, हिसार, भिवानी और के कुछ हिस्से व राजस्थान के छठे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ठीक है, दिवाली पे, गणगौर पूजा पे, इन सब पे किया जाता है। फिर आता है खोड़िया। खोड़िया तो सभी को पता है, बारात जाने के बाद जो लेडीज करती हैं उसको खोड़िया बोलते हैं भाई। विवाह के अवसर पर किया जाता है, सिर्फ लेडीज ही करती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फिर आता है बोखड़ा नृत्य। बोखड़ा नृत्य क्या होता है, यह बारात प्रस्थान के समय भी किया जाता है और इसे बेखड़ा नृत्य भी कहते हैं। बारात का प्रस्थान होता है भाई, इसके समय भी किया जाता है। होली क्या होता है, होली भी भाई अब मौसमी नृत्य है जो कि बसंत ऋतु से जुड़ा हुआ है। कृषि कार्य पूरे होने पर महिला और पुरुष दोबारा किया जाता है भाई। ठीक है, होली पे भी नृत्य किया जाता है, जैसे ढोल, मांस, चिमटा आदि यंत्र के साथ किया जाता है। ये कहाँ कहाँ किया जाता है भाई, फरीदाबाद, पलवल, बल्लभगढ़ आदि क्षेत्रों में ये प्रचलित है। फिर उसके बाद आता है गणगौर पूजा नृत्य। यह राजस्थान से सटे हरियाणा क्षेत्र में किया जाता है और यह नृत्य जैसे ईश्वर व गणगौर मतलब भगवान शिव और पार्वती की पूजा के अवसर पर किया जाता है भाई। गणगौर नृत्य कब किया जाता है, भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। अगर कोई पूछ ले कि गणगौर नृत्य किसे समर्पित है, तो भगवान शिव और पार्वती को। जिसमें भाई रंग बिरंगे कपड़े, आभूषण से सुसज्जित महिलाएं सिर पर पीतल के घड़े घेरे में नृत्य क्रीड़ा करती हैं। और इस दौरान नर्तकियों के चेहरे पर मुस्कान बहुत जरूरी है, हंसती हुई खेलती हुई करती है भाई वो। और एक भक्त नृत्य है, ये जो है ये एक भक्ति नृत्य है जो देवताओं की अच्छी फसल का वरदान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, ये नृत्य इसलिए किया जाता है ताकि भाई हमारी फसल अच्छी हो सके। और आमतौर पर यह चैत व फागुन महीने में किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद भाई वेशभूषा आती है, हरियाणा की वेशभूषा। ठीक है, वेशभूषा में देखो क्या क्या है, पुरुषों की वेशभूषा आती है सबसे पहले। फिर उसके बाद आगे आएंगी लेडीज की वेशभूषा पुरुषों की है। पुरुषों में क्या है भाई, धोती क्या होती है, धोती सफेद रंग की होती है। खंडवा क्या होती है, जिसको हम पगड़ी बोलते हैं। साफा पगड़ी को ही बोलते हैं, सैनिक फैशन की जो पगड़ी होती है उसे साफा बोलते हैं। पागड़ी किसे बोलते हैं भाई, मारवाड़ी ढंग की पगड़ी होती है उसको हम बोलते हैं पाग।
राजपूती ढंग की पगड़ी होती है उसको बोलते हैं पाग। और गुलीबंद किसको बोलते हैं? हरियाणा के मफलर को गुलीबंद या गुलबंद कहा जाता है। और यह लंबा ऊन का बड़ा कपड़ा होता है। ठीक है, गुलीबंद क्या होता है भाई? मुफलर या गुल को कहा जाता है, मुफलर को। और ये ऊन का बड़ा कपड़ा होता है। फिर उसके बाद आती है कमरी। कमरी क्या होती है? आदि आस्तीन की कमरी होती है। और अब भी कई बुजुर्ग पहनते हैं कमरी को भाई। आदि आस्तीन की कमरी मतलब जैकेट टाइप होती है और उसको आज भी बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं वो पहनते हैं। मरेठा क्या होता है भाई? यह हरियाणा में एक प्रकार की टोपी की प्रहार है। ठीक है, और बुजुर्गों को में गांधी टोपी पहनने का प्रचलन है। जो बुजुर्ग है भाई उनमें गांधी टोपी है वो पहनने का प्रचलन है। फिर उसके बाद अगला आता है कुर्ता या कमीज। कुर्ता या कमीज क्या होता है? इसे स्थानीय भाषा में कुर्ता बोलते हैं। और यह एक तरह का बिना कॉलर की कमीज होती है। ठीक है, खेस क्या होती है भाई? मोटे सूत की मोटी चादर जो शीतकाल में ओढ़ी जाती है। और मिर्जई क्या होते हैं? यह रुई भरकर बनाई गई कमरी या जैकेट होती है और इसे रुई की कमरी भी कहते हैं। मिर्जई क्या होती है भाई? एक प्रकार की जैकेट होती है। अंगरखा क्या होता है? वक्ष या छाती को ढकने के लिए अंगरखा का उपयोग प्रचलित है भाई। छाती ढकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और बाहों या गले में धारण करते हैं इसको, अंगरखे को। फिर आता है दोहर। दोहर क्या होता है? यह बारीक सूत की मजबूत चादर होती है और इसे स्थानीय भाषा में दोहर भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे स्थानीय भाषा में? दोहर। ये या गले में धारण होता है। ठीक है, यह दोहरे धागे को मिलकर बुना जाता है। जो दोहर होता है वो जो धागा होता है, दोहरा धागा, उसको मिलाकर बुना जाता है। नेक्स्ट है दुशाला या कंबल। यह ऊनों चादर जैसी अत्यधिक मोटे परिधान होते हैं। ठीक है भाई। और कमर का दुपट्टा क्या होता है? इसे चद्दर या चादरा भी कहते हैं और रशखान ने इसे परिधान को हीनता करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पैरों की जूती। चमड़े की बनी होती है भाई। और इकहरे चमड़े की जूती एक पति या एक पेशवा कहलाती हैं। क्या कहलाती है? एक पेशवा कहलाती हैं। और इन्हें एक पेशवा व खुदरांग भी कहते हैं। और रंगीन जूती को रोहतक की तरफ रोहतक में की धोली भी कहते हैं भाई। जो रंगीन जूती है उसको रोहतक की तरफ क्या कहते हैं? रोहतक की धोली। अब स्त्रियों की वेशभूषा वो पुरुषों की थी, अब ये स्त्रियों की है। देखो, घाघरी क्या होती है? जिसको हम घाघरा बोलते हैं। दामन क्या होता है? काले व सूती रंग का घाघरा होता है जिसको हम दामन बोलते हैं। बोरडा क्या होता है? खद्दर के कपड़े पर फूल छपा घाघरा होता है। और खारा क्या होता है? यह चार नीले चार लाल धागों से बुनाई वाले खद्दर से बने बिना कली का घाघरा होता है खारा। दुकानिया क्या होता है? खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले कपड़े से कड़ा ओढ़ना। जो पीले कपड़े से कड़ा ओढ़ना होता है उसे दुकानिया कहते हैं। छामा किसे कहते हैं भाई? पीले पाट का कटा ओढ़ना। पीले पाट का जो कटा ओढ़ना होता है ना उसे छामा कहते हैं। और सोपली किसे कहते हैं? गहरे लाल रंग की किनारे पर छापी ओढ़नी। जो गहरे लाल रंग की किनारे पर छापी गई ओढ़नी होती है उसे क्या कहते हैं? सोपली। डिमाच किसे कहते हैं? रेशमी ओढ़नी जो कि विवाह पर चढ़ाया जाता है। ध्यान रखना भाई, डिमाच आपसे पूछ सकता है कि डिमाच किसे कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पीलिया। पीलिया क्या होता है? लाल किनारों का बीच से पीला पतले कपड़े की धागी रंगाई से तैयार किया गया ओढ़ना होता है और इसे बच्चा होने पर पियर से देते हैं। ठीक है, पीलिया पता है ना भाई, देते हैं तब। कोटी क्या होती है? या बाजू या बिना बाजू के जैकेट होते हैं, जैकेट टाइप होती है जिसे हम कोटी बोलते हैं। नेक्स्ट है कमरी। कमरी क्या होती है? यह बास्केट नुमा आदि या पूरी आस्तीन की जैकेट होती है और इसे पहले विवाहित महिलाएं अधिक पहनती थी परंतु वर्तमान में सभी महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। कमरी जैकेट टाइप होती है। पहले तो जो शादी हो जाती थी वो पहनती थी लेकिन अब तो सभी पहनती हैं। कमीज क्या होती है भाई? यह कॉलरदार होती है और हरियाणवी महिलाओं में यह विशेष रूप से लोकप्रिय है। ठीक है, कमीज। फिर उसके बाद है आंगी। आंगी क्या होती है? इसे अंगिया भी कहा जाता है और सूती कपड़ों से निर्मित इस पोशाक को जम्फर या कमीज के नीचे वक्ष पर पहना जाता है। इसे सूट बोलते हैं। जम्फर को क्या बोलते हैं? सूट। समीज क्या होता है भैया? कमीज के नीचे पहनी जाने वाली पोशाक है। कमीज के नीचे जो पहनते हैं भाई वो समीज होता है। जम्फर क्या होता है? यह कमीज अथवा सूट का ही एक प्रारूप है। वर्तमान समय में यह अधिक लोकप्रिय है जम्फर। ठीक है भाई, सूट होती है या कमीज होती है उसी को बोलते हैं।
ओढ़ना क्या होता है, जो महिला द्वारा सिर पर धारण किया जाता है भाई, और गोटा गोटा लगा होता है, इसमें किनारों पर गोटा बोलते हैं ना, वो लगा होता है। चुंदड़ी क्या होती है, यह लाल पल्लों और बीच में नीली रंगाई वाली पतली मलमल की ओढ़नी होती है। चुंदड़ी भी भाई जो मलमल की ओढ़नी होती है उसको बोलते हैं, सिर पर महिलाओं द्वारा धारण की जाती है। गुमटी क्या होती है, यह सूती रंगीन कपड़े पर रेशमी बूंदियों से बनी हुई ओढ़नी होती है। लहरिया क्या होता है, यह बंदेज पद्धति की रंगाई से तैयार किया गया ओढ़ना होता है। बंदेज से तैयार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं भाई, ओढ़ना, लहरिया कहते हैं। और मोड़िया किसे कहते हैं, यह बारीक अथवा महीन ओढ़ना होता है, और इसके पल्लों पर नीले या काले रंग की रंगाई की जाती है। क्या की जाती है भाई, नीले और काले रंग की रंगाई की जाती है। इसके पल्ले जो होते हैं साइड में, उसको बोल क्या होते हैं भाई, सूती कपड़ों पर रेशमी पट्टीदार कढ़ाई वाला ओढ़ना बोल कहलाता है। जिस पर भाई सूती कपड़ा होता है ना, जिस पर कढ़ाई कर देते हैं, उसको ओढ़ना बोलते हैं। कंग क्या होता है, यह कंग लाल रंग का ओढ़ना होता है। इसमें कई प्रकार की कढ़ाई होती हैं। जो कंग है उसमें लाल रंग का ओढ़ना होता है, और इसमें कई प्रकार के जो कढ़ाई वगैरह होते हैं वो बोलते हैं, जिसमें जलसे की कढ़ाई, बटनों की कढ़ाई, फिरकदार कढ़ाई, मिर्चों के पेड़ की कढ़ाई, और कदार में के आधार पर ही कांच का नामकरण निर्धारित है। फिर आता है फुलकारी। फुलकारी क्या होता है, डिब्बी नुमा फुलकारी की कढ़ाई वाली ओढ़नी को फुलकारी कहते हैं। जो डिब्बी नुमा कढ़ाई की जाती है उसको क्या कहते हैं, फुलकारी कहते हैं। और जिसे सघन कढ़ाई होती है, यह मुख्यतः शॉल बनाने की कला है। फुलकारी क्या है, पेपर में आता है कि शॉल बनाने की कला को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं फुलकारी। नेक्स्ट है लह, या नीले रंग का घाघरा होता है जिस पर पीले पाट की कढ़ाई की जाती है। ठीक है, अगर चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उल्टी क्या होती है भाई, लामण, जो लामण का घाघरा, यह मुख्यतः महिलाओं द्वारा धारण किया जाता है, और यह घाघरा सामान्य घेरे से ऊंचा होता है। कैरी क्या होती है, नीले खद्दर पर लाल टीकों वाले कपड़ा का घाघरा कैरी कहलाता है। कैरी क्या होता है, जो घाघरा होता है ना, नीले खद्दर का लाल टीके वाला कपड़ों का घाघरा, उसे कहते हैं। और गुल्लड़ा की लय क्या होती है, यह बधाई पद्धति से रंगे हुए खादर से निर्मित घाघरा होता है। ठीक है, खादर से निर्मित घाघरा होता है जिसे लय कहते हैं। चांद या तारा घाघरा क्या होता है भाई, यह खद्दर के कपड़े का बना होता है, और इस पर दूज के चांद और तारे की आकृति वाली छपाई होती है। ठीक है, और सलवार क्या होता है, इसे सलवार भी कहते हैं। नई पीढ़ी में अधिक लोकप्रिय है, सलवार पहनती है ना भाई, अब तो पैंट प्लाजो चल गया है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोकप्रिय है भाई नई पीढ़ी में। तो आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक एक क्वेश्चन भाई डिटेल में कराया जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना, ताकि सभी को हेल्प मिल सके। अब वेशभूषा है भाई, बच्चों की वेशभूषा। बच्चों की वेशभूषा से क्या इम्पोर्टेंट है, फरगल और जुगला। जुगला भाई जो वस्त्र छोटे छोटे होते हैं ना, उन वो पहनाया जाता है, और जुगले का अन्य नाम जगला भी है। और फरगल क्या होता है, यह बच्चे को मुख्य रूप से सर्दी के मौसम में पहनाई जाने वाली टोपी होती है, जिसका रंग बिरंगी झालर बच्चे की कमर पर लटकती रहती है। भाई ये एक फरगल है, ये एक प्रकार की टोपी होती है जो बच्चे को पहनाई जाती है। ठीक है, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलिए फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के प्रमुख त्योहार। तो संवत्सरी तब क्या होता है, प्राचीन काल में यहाँ के लोगों की नव वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में चैत्र माह में के प्रथम दिन यह उत्सव मनाया जाता है। भाई नया साल जब शुरू होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको
उसको हम शुरुआत में जो चैत्र मास होता है ना, वो हमारा नया साल होता है। फिर उसके बाद है निर्जला ग्यास। निर्जला ग्यास क्या होती है? जेठ मास के दूसरे पखवाड़े को मनाई जाती है, ठीक है। कब मनाई जाती है भाई? जेठ का जो महीना होता है उसके दूसरे जो पखवाड़ा आता है उसको मनाया जाता है। एक तो शुक्ल एकादशी को, और इसमें स्त्रियां निर्जल और निराहार रहकर व्रत करती हैं भाई, बिना जल के ये इसमें लेडीज व्रत करती हैं। छठे महीने में होता है ये, और अपने सुहाग की रक्षा का वर मांगती हैं, ठीक है। मीठा पानी पिलाती हैं। फिर उसके बाद है ग्यारस पे, सभी को पता ही है भाई, निर्जला ग्यारस पे बहुत सारी जगह पिलाती हैं गुड़, और वो तरबूज है वो देती है। फिर आती है सीढ़ी साते। सीढ़ी साते क्या होती है भाई? चेचक की देवी जो चैत्र कृष्ण सप्तमी होती है उसको मनाई जाती है, और इसे बांसछोड़ा भी कहते हैं। सीढ़ी सातों को क्या कहते हैं? बांसछोड़ा भी कहते हैं। बुधवार को बुद्धो माता की इसमें पूजा की जाती है। फिर आता है बड़लिया नवमी। इस त्योहार वर्षा ऋतु के आरंभ होने से सूचना देते हैं, ठीक है। बड़लिया। फिर उसके बाद तीज आता है भाई। तीज का त्योहार, इसमें लड़की का पिता अपनी लड़की को त्योहार भेजता है, जिसमें सिंधारा कहते हैं, मतलब कोथड़ी होती है ना, उसको बोलते हैं। तीज पे हमारी माताओं की आती है ना भाई कोथड़ी, तो वो होती है। फिर उसके बाद आता है सलोनी, भाई बहन के त्योहार, जिसमें हम अपने भाई को रक्षाबंधन जिसे हम रक्षाबंधन भी बोलते हैं, उसको सलोनी बोला जाता है। फिर उसके बाद आता है लोहड़ी। लोहड़ी क्या होती है? इसे सिख की क्रांति भी कहते हैं। यह क्रांति से एक दिन पूर्व मनाया जाता है, ठीक है। लोहड़ी क्या होती है भाई? यह सिखों की क्रांति कहा जाता है इसको। और जो ये संक्रांति होती है ना, मकर संक्रांति, उससे एक दिन पहले मनाई जाती है लोहड़ी। फिर उसके बाद आता है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी भाई जिसे हम जाटी भी कहते हैं, और यह भादो मास की जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है ना, उस दिन को मनाई जाती है। और इसके अगले दिन भाई गुग्गा होता है ना, गुग्गा पीर, वो होता है, जिसे हम गुग्गा नवमी भी कहते हैं। नेक्स्ट है बैसाखी। बैसाखी क्या होता है? यह त्योहार बैसाखी की प्रथम तिथि 13 से 14 अप्रैल को मनाया जाता है, और यह मुख्यतः सिखों द्वारा मनाया जाता है, ठीक है भाई। 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना का गठन किया गया था इस समय। और करवा चौथ क्या होता है भाई? विवाहित लेडीज करती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए, और ये कार्तिक कृष्ण चतुर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है देवठनी ग्यारस। देवठनी ग्यारस क्या होती है भाई? प्रबोधिनी एकादशी, जो पुराणों में मान्यता है कि भगवान विष्णु हरिश्यानी एकादशी को सो कर 4 माह में कार्तिक एकादशी को उठते हैं। तो भाई ये मान्यता है कि देवठनी ग्यारस में जो भगवान विष्णु है ना, वो सो जाते हैं, और फिर वो 4 महीने के बाद उठते हैं कार्तिक एकादशी को, ठीक है। फिर उसके बाद अगला आता है विशेष, मतलब अमावस्या के दिन हरियाणा में जो अमावस्या होती है उसके दिन भाई बैलों की छुट्टी होती है, बैल नहीं जोते जाते। और विवाह के दौरान पंचायत रुपया गांव का जो सबसे वृद्ध आदमी होता है ना, उसको दिया जाता है। और विवाह के अवसर पर जो बनना गीत हैं वो गाए जाते हैं। और तीज के त्योहार में जो भाई बहन के घर उपहार लेके जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोथड़ी बोलते हैं। और बच्चा पैदा होने पर गीत गाने वाली महिलाओं को नमकीन चने उबाल कर बांटे जाते हैं, जिसे बाकड़ी बोलते हैं। बाकड़ी किसे बोलते हैं भाई? जो मतलब बच्चा पैदा होता है जिस घर में, उसमें जो महिलाएं होती हैं वो देती हैं, ठीक है, नमकीन चने उबाल कर। अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। पंचायती रुपया किसको दिया जाता है? फिर आते हैं शकुन। शकुन और अपशकुन बोलते हैं ना जिसको हम, वो भाई यात्रा हम जिस टाइम पे करते हैं उस टाइम पे हमें जो दिख जाता है उसे शकुन कहते हैं। मतलब यात्रा करते समय जो लक्षण होते हैं शुभ होने का आभास देते हैं, जो जैसे कोए का बोलना। कोए का बोलना क्या होता है? जैसे भाई अगर हमारी मंडेर पे कोआ बोल रहा है तो मतलब हमारे घर पे मेहमान आने वाले हैं, हिरण के दर्शन है। तो विदेशी यात्रा के समय हिरण के बाईं ओर से दाहिनी ओर चलना या भागना अथवा रास्ता काटना। और लोकसभा में इसे हिरण की मुस्कान खोलना कहा जाता है। फिर आता है जूते का खुजलाना। तो मतलब किसी यात्रा का है, मतलब कहीं यात्रा पे जाएंगे अगर जूता खुजला रहा है तो। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हथेली खुजलाना। क्या होता है भाई? पुरुष की तो दाहिनी और महिला की
बाई हथेली खुजलाने से भाई धन की प्राप्ति होती है। और रोटी का मुड़ना मतलब घर पे कोई आना। और जुत्ती पर जुत्ती चढ़ना, यात्रा करना कहीं पे। नीलकंठ के दर्शन होना भाई ये शुभ माने जाते हैं, क्योंकि ये पापों से मुक्ति का द्योतक समझा जाता है नीलकंठ को। और सधवा दर्शन क्या होते हैं? पूरा श्रृंगार किए हुए किसी सधवा मतलब सुहागिन जो होती है ना, उसके दर्शन का मार्ग में मिलना वो भी शुभ होता है। अब आते हैं अपशकुन। जैसे खाली गढ़ाली है कोई मिल जाना, तो ये अपशकुन होता है। कुत्ते का रोना ये भी अपशकुन होता है। काली बिल्ली का रास्ता काटना ये भी अपशकुन होता है। छींकना ये भी अपशकुन होता है। और एक गवाले की भैंस की सवारी मतलब मार्ग में भैंस का सवार गवाले का दिखाई देना ये भी अपशकुन होता है। आँख का फड़कना भाई ये भी अपशकुन माना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो हरियाणा के लोकगीत है ना, वो है, अगर चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ी सी नजर मार लेना भाई इनमें से। फिर उसके बाद भाई हरियाणा के जो लोकगीत हैं वो आ जाते हैं। जैसे विवाह गीत क्या होता है? सुहाग, बनडा, घोड़ी, हास प्रयास, देवरानी जेठानी ये सब करती हैं। विवाह गीत में बाबुल जय, देश जाइयो, गोरी कावर तू ढूंढियो। और बच्चे के जन्म पे कौन से गीत होते हैं भाई? जैसे जच्चा, आशीष, पीलिया, बधाई, दाई। होली के गीत फाग गीत। सावन के गीत कौन से होते हैं? बादल, वर्षा, झूला, खेत, तीज। और श्रृंगार रस क्या होता है? पनघट में गीतों का रस। और नीम जड़ाई क्या होता है? दूल्हे के आगमन पर के समय जो साली द्वारा किया जाता है भाई उसे नीम जड़ाई बोलते हैं, विवाह के अवसर पर होती है। इसका भी चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार थोड़ी सी नज़र मार लेना, ज़्यादा वो है नहीं। फिर उसके बाद अगला आता है हरियाणा के प्रसिद्ध चित्रकार। जैसे फुलकारी प्रसिद्ध है शॉल बनाने के लिए। पंजाब व हरियाणा की एक प्रसिद्ध कला है। फिर बाग कला क्या होती है? फुलकारी चित्रकला का ही एक भाग है जो शॉल बनाने के लिए बुनियादी हरा रंग होता है। इसकी कढ़ाई जो होती है भाई मुस्लिम कारीगरों द्वारा की जाती है। दुल्हन को नानी की तरफ से दिया जाता है जो बाग शॉल है वो। फिर भाई उसके बाद जो मेले हैं वो हैं, देखो जींद में कौन कौन सा मेला लगता है? राम अजय का मेला, हाटकेश्वर का मेला, हैसेंडर या बिलसर का मेला, दमतान साहिब मेला और सच्चा सौदा मेला और शिवाजी उत्सव और भूतेश्वर मेला। ये याद कर लो भाई यहाँ से, जैसे हाटकेश्वर मेला और दमतान साहिब और सच्चा सौदा और भूतेश्वर। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर उसके बाद जो भिवानी के जो इम्पोर्टेंट मेले हैं वो देखो। भिवानी के मेले हैं जैसे सती माता का मेला और बाबा गुम्पी मुगिम्पा मेला, बाबा खेड़ेवाड़ा मेला, माता भवानी मेला और पूर्णमासी मेला और शीतला माता मेला। यहाँ से भाई ये याद रखना, शीतला माता का, सती माता का मेला और शीतला माता का और पूर्णिमा मेला और बाबा खेड़ेवाड़ा का मेला। ठीक है, ये ध्यान रखना। और चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हो कि किस किस की याद में मनाया जाता है।
फिर उसके बाद अगला है कैथल। कैथल में कौन सा, जैसे फल्गु का मेला, ये इम्पोर्टेंट है भाई। पुंडरीक मेला, ये दोनों ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कैथल में, फल्गु का मेला और पुंडरीक का मेला। फिर इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, वैसे रिवीजन के लिए। फिर उसके बाद है यमुनानगर में। यमुनानगर में इम्पोर्टेंट है कपाल मोचन मेला और अजरत शाह कुमेश मेला, आदि बद्री मेला, पंचमुखी मेला और वामन द्वादशी मेला। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कपाल मोचन मेला, ठीक है। और भी देख सकते हो, एक बार नज़र मार लेना भाई अच्छे से। फिर उसके बाद अम्बाड़ा है। अम्बाड़ा से कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, अम्बाड़ा से तीज का मेला, माता शारदा देवी मेला, चैत्र शिव चौदश मेला और वामन द्वादशी मेला और सरस मेला। तीज और सरस मेला देख लेना भाई यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है रेवाड़ी। रेवाड़ी इसमें क्या है भाई, बाबा सूरजगिरी मेला, बसंत पंचमी का मेला, बाबा पीर का मेला, बाबा पीर का मेला देख लेना और सच्चा साहिब मेला है वो देख लेना। और ओली माता का शहीदी मेला, स्वामी पूर्णानंद मेला और भैरू जी का मेला, राम राम मेला और श्याम छड़ी का मेला, श्री श्याम संकीर्तन मेला। फिर उसके बाद अगला है गुरुग्राम से इम्पोर्टेंट है भाई शीतला माता के मेला, ठीक है। और चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर उसके बाद आता है फरीदाबाद। फरीदाबाद में जैसे बलदेव छठ का मेला है ना, ये इम्पोर्टेंट बनता है। सूरजकुंड मेला ये भी इम्पोर्टेंट है। और यही दो इम्पोर्टेंट बनते हैं भाई फरीदाबाद से, बलदेव छठ का मेला और जो सूरजकुंड मेला है वो कब मनाया जाता है, फरवरी में आता है भाई अच्छी मेला। अब तो सरकार ने घोषणा कर दी है कि 2 बार मनाएंगे। आगे है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ से है डोसी का मेला, बाबा बिलाईनाथ मेला, बाबा केशरिया, सावर मोजी, ये शिवरात्रि मेला। सबसे इम्पोर्टेंट है डोसी का मेला, ये जो महेंद्रगढ़ से है वो। अगर चाहो तो एक बार सारे का स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है रोहतक से इम्पोर्टेंट है भाई बाबा मस्तनाथ मेला और परशुराम मेला, ये देख लेना। और मोहल्ला मेला, होला मोहल्ला मेला और रोहतक से इम्पोर्टेंट है ये 3। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जो इम्पोर्टेंट है वही कर रहे हैं भाई हम, ज़्यादा इतने सारे याद भी नहीं होते। झज्जर में भीमेश्वरी देवी मेला ये इम्पोर्टेंट है। गरीबदास का मेला ये इम्पोर्टेंट है भाई। और श्याम जी का मेला ये भी देख लेना एक बार, ये 3 ही देख लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पलवल से। पलवल से क्या है भाई, तीज का मेला, कान्हा गौशाली मेला, बाबा उदासनाथ मेला, फुलोड़ा मेला और कनुआ मेला। एक बार ध्यान दे लेना भाई, ज़्यादा है नहीं, तीज का मेला देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट है सिरसा। सिरसा से क्या है, बाबा सरसाईनाथ मेला है ना जो इम्पोर्टेंट है वो सिरसा से है। ये पेपर में बन सकता है बाबा सरसाईनाथ मेला। और बुमनशाह मेला, जो शाहबूशाह मेला है ना, शाहबूशाह मेला ये भी है भाई इम्पोर्टेंट, देख लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हिसार से। हिसार से क्या है, अगरशेन मेला ये इम्पोर्टेंट है भाई हिसार से। जो अगरसेन मेला है ना ये इम्पोर्टेंट है हिसार से। सोनीपत से देखो अब
सोनीपत से क्या है, नगल बालकनाथ मेला, गुरु नानक देव का देख लेना भाई सोनीपत से। और चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट है पानीपत से इम्पोर्टेंट है पाथरी माता का मेला और बुअलीशा कलंदर का मेला। ये दोनों इम्पोर्टेंट है भाई पानीपत से। चाहो तो इनको नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर है करनाल से, करनाल से भाई सिमरनदास मेला, पशावर का मेला, छड़ी मेला, एक बार देख लेना अच्छे से। फिर चरखी दादरी से है जो जन्माष्टमी मेला है ना हमारे, ये मनता है, ये इम्पोर्टेंट है। फतेहाबाद में दशहरा मेला। कुरुक्षेत्र से देखो, जैसे पृथ्वीदत्त यहाँ पे हुआ मेला है ना, ये कुरुक्षेत्र में लगता है, इम्पोर्टेंट है। काली कमली वाले का मेला, ये भी इम्पोर्टेंट है, कुरुक्षेत्र से यही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है पंचकुला। पंचकुला से क्या है, काली माता माई माता मेला, सतवा तीज का मेला, शीतला माता का मेला। ये शीतला माता का मेला बहुत सब जगह लगता है भाई। फिर है मेवात। मेवात का मेला कौन सा है, जैसे सा चोखा खोरी मेला, ये इम्पोर्टेंट है मेवात से। बूढ़ी तीज का मेला, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है मेवात से। सा चौखी मेला और बूढ़ी तीज का मेला मेवात से इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है जो ये अन्य सांस्कृतिक उत्सव होते हैं ना उन पे, जैसे सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में, आम मेला पिंजौर गार्डन पंचकुला में, और विरासत महोत्सव पिंजौर गार्डन में, गुलाब महोत्सव सेक्टर 16 चंडीगढ़ में, बगीचों या उद्यान उत्सव सेक्टर 10 चंडीगढ़ में, और कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव नाहर सिंह महल वल्लभगढ़ कहाँ है भाई, कमेंट में बताना। और विंटेज कार रैली सोहना में है, और जो दिवाली उत्सव हो सूरजकुंड में। एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, इसको बार बार रिवाइज कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है जो सूरजकुंड मेला है, उसके बारे में बताया गया है भाई। अगर फरीदाबाद में लगता है एक बार ध्यान से देख लेना, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जो ये है अनंगपाल द्वितीय ने कुंड में पश्चिमी तट पर सूर्य देवता का मंदिर बनवाया था, और सूरजकुंड झील में स्नान करने के पश्चात भाई सूर्य मंदिर में पूजा करने के बाद राजा को कुष्ठ रोग की मुक्ति मिली थी, इसलिए उन्होंने बनवाया था भाई। और राजा अनंगपाल ने अनंगपुर बांध डैम का निर्माण भी कराया था। ठीक है, जो किंवदंती के अनुसार जो राजा अनंगपाल है ना, वो किसी कुष्ठ रोग था उनसे पीड़ित थे। फिर उन्होंने इसे सूर्य देवता की पूजा की और यहाँ पे जो झील है उसमें स्नान किया, तब जाके उनको इससे मुक्ति मिली। फिर है सूरजकुंड का आकार वगैरह अर्धवर्ताकार है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना चाहो तो अच्छे से। इसी में सूरजकुंड मेले के बारे में बताया गया है, कब से शुरुआत हुई। ठीक है, फिर ये हैं भाई, ये मेले हैं, थीम राज्य कौन कौन से थे, 88 में राजस्थान था, क्या था, ये सब है, एक बार नज़र मार लेना इनमें से। नेक्स्ट है, एक बार वैसे देख लेना, ज़्यादा है नहीं इम्पोर्टेंट। फिर हरियाणा की जो परिवहन व्यवस्था है वो देखो, हरियाणा रोडवेज है भाई। इसमें जो स्थापना है वो 1966 में, मुख्यालय कहाँ है भाई, चंडीगढ़ में, और नवंबर 1972 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1966 में परिवहन लिमिटेड है जो हरियाणा की, उसकी स्थापना हो गई थी, मुख्यालय था चंडीगढ़ में। और राष्ट्रीयकरण पूछ ले तो कब हुआ, 1972 में हुआ। और नई परिवहन नीति प्रभाव में कब आई भाई, 2017 में। फिर उसके बाद आता है राज्य में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ भाई, तो वो हुआ 1972 में। जो राज्य में
यात्री परिवहन है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ भाई? 1972 में। और HREC जो हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है 1987 में यह बसों की बॉडी बनाई और मरम्मत की जाती है। यहाँ क्या किया जाता है भाई? जो HREC है इसमें ये 1987 में इसकी स्थापना हुई और यहाँ जो बस है उनकी बॉडी और जो खराब बस है उनकी मरम्मत की जाती है। फिर उसके बाद आता है हरियाणा से में निर्मित जो रोडवेज की पहली AC वोल्वो बस बनाई वो HREC जो मुख्यालय गुरुग्राम में है इसी के द्वारा बनाई गई थी। आपसे पूछ ले कि हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है हरियाणा बाहरी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान मुरथल सोनीपत में है। उसके बाद आता है HSIIDC। मैं आपको सभी की करवा चुकी फुल फॉर्म। तो HSIIDC क्या होता है? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना कब मानी जाती है भाई? 8 मार्च 1967 को कंपनी अधिनियम जो है 1956 के प्रावधानों के तहत की गई थी इसकी स्थापना। और HSIIDC जो हरियाणा राज्य में औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नोडल एजेंसी है। फिर उसके बाद आता है HSIIDC एक सरकारी कंपनी है और निगम का पंजीकरण कॉर्पोरेट जो कार्यालय है पंचकुला में स्थित है। इसका जो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी है, इम्पोर्टेंट है। स्थापना देख लेना कब हुई थी अच्छे से। चलिए फिर उसके बाद है हरियाणा वित्त निगम जो HFC है वो। हरियाणा वित्त निगम की स्थापना कब मानी जाती है भाई? 1967 में हुई थी। और इसमें है कि इसमें इसका विकास किस लिए किया गया था? ताकि हरियाणा में औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए लघु और मध्य स्तर की जो औद्योगिक इकाई है उनको ऋण सहायता प्रदान करने के लिए HFC की स्थापना राज्य वित्त आयोग अधिनियम कौन सा भाई? 1951 के तहत की गई थी। ठीक है। इसका जो निगम का प्रधान कार्यालय कहाँ है भाई? चंडीगढ़ में है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से पढ़ने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में महत्वपूर्ण बोर्ड और निगम और उनके मुख्यालय। तो देखो भाई जो हरियाणा लोक सेवा आयोग है HSSC इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ है भाई? पंचकुला में है। और चेयरमैन के अलावा भाई इसमें 8 सदस्य की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल जो होता है उसके द्वारा की जाती है। कमेंट में बताओ वर्तमान में हरियाणा का राज्यपाल कौन है और सबसे पहला राज्यपाल था वो कौन था? और देखो भाई HPSC है, HSSC नहीं सॉरी भाई HPSC इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो पंचकुला में। 8 सदस्य होते हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है और कार्यकाल अधिकतम या तो 6 वर्ष होता है या 62 वर्ष जो भी पहले हो। फिर आता है राज्य में जो ग्रुप A और B के जो अधिकारी और पदोन्नति है वो उनके के लिए उत्तरदायी होती हैं। ये A और B की जो पोस्ट होती हैं उनके लिए। और भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 315 से 323 में संघ व राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। जो अनुच्छेद कौन कौन सा है भाई? तो अनुच्छेद है 315 से 323, इसमें संघ व राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है इनके द्वारा। फिर आता है हरियाणा लोक सेवा आयोग के पहले चेयरमैन कौन थे भाई? HPSC के, तो वो थे दरबारी लाल गुप्ता। ठीक है। एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो जो हरको बैंक है भाई उसको हम कल वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।